हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी दूसरी इकाई का पहला पाठ, जिसका नाम है धरती का आंगन महके, पाठ को पढ़ाएंगे बच्चों, जिसके कवि का नाम है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। तो सबसे पहले कवि का परिचय सुनिए। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित का जन्म 1929 ईस्वी इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 2012 में हुई। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। तो बच्चों, ये आजीवन अध्यापक पद पर कार्य की। आजीवन माने जब तक जिए इन्होंने अध्यापक का कार्य किया। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे जगह पर संपादन का भी कार्य किया। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। इन्होंने अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता का भी काम किया है, मतलब पत्रकार भी रहे हैं। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही है। इनकी रचनाएं जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रही, शोभा बढ़ाने का मतलब छपती रही है। अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों। अभी जो ये पद्य दिया है, पद्य संबंधी प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित किया है। इस कविता में कवि महोदय ने कर्म, ज्ञान और विज्ञान, इसकी महत्ता मतलब इसके महत्व को समझाने का प्रयास किया है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप लें, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी हमारा आवश्यक है। इनका मानना है कि हम ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, कितना भी विकास कर लें, लेकिन उसके साथ साथ हमें विध्वंसक शस्त्रों से बचना चाहिए, मानव को बचाना चाहिए। ये भी जरूरी है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा, और यह तब संभव हो पाएगा, यह कार्य तभी सफल होगा जब समाज में एक दूसरे से स्नेह होगा और सदाचार की नींव पड़ेगी। सदाचार का गुण लोगों में आएगा, नैतिक मूल्य लोगों में आएंगे, तभी ये संभव होगा। अभी कविता पर चलेंगे बच्चों। धरती का आंगन महके। महकना माने सुगंधित होना। कविता है, धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। कवि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी कह रहे हैं कि धरती माने पृथ्वी, कह रहे हैं कि ये आंगन यहाँ प्रांगण से ले सकते हैं। कर्म ज्ञान, कर्म रूपी क्षेत्र जिसमें व्यक्ति को कर्म करना चाहिए,
और विज्ञान मतलब हमारा विज्ञान। सरिता माने नदी, प्रवाहित माने बहाना, धान माने धन धान्य फसल। अभी इसका भावार्थ समझ लीजिए बच्चों। कवि महोदय कहते हैं कि धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से। कह रहे हैं कि हमारा संपूर्ण विश्व रूपी पृथ्वी का आंगन जो है विज्ञान से महकना चाहिए। अर्थात विज्ञान हमारा प्रगति करे और उस विज्ञान की प्रगति से होने वाले लाभ जो है संपूर्ण पृथ्वी को प्राप्त हो। कवि महोदय कहते हैं कि विज्ञान की प्रगति मनुष्य को करना चाहिए और ऐसी प्रगति करनी चाहिए कि उस विज्ञान की जो भी प्रगति हो रही है उसका प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण पृथ्वी को लाभ हो, सबको लाभ हो, किसी व्यक्तिगत को नहीं बल्कि सभी लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। सरिता मतलब नदी। कवि कह रहे हैं कि हम मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा नदियों को इस तरह से मोड़ देना चाहिए कि संपूर्ण पृथ्वी जो है के खेत जो है, जितनी भी पृथ्वी है संपूर्ण पृथ्वी के खेत जो है धन धान्य फसलों से भरपूर हो जाए। अर्थात हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम साधन संपन्न रहें। धन धान्य का मतलब हमारे पास कोई कमी न हो, पृथ्वी हरी भरी और पृथ्वी पर खेतों में अत्यधिक अनाज पैदा हो, धन धान्य से पूर्ण हो। अर्थात हमारा जो कर्म है वो अच्छा होना चाहिए जिससे सबको लाभ मिले। आगे देखिए बच्चों, अभिलाषाएं नित मुस्काएं आशाओं की छाह में, पैरों की गति बधी हुई हो विश्वासों की राह में। कवि यहाँ पर कहते हैं कि व्यक्ति की जो भी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, अभिलाषा मन इच्छा है, उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हों। मनुष्य की सारी आशाएं और सारी अभिलाषाएं पूर्ण हों, परंतु मनुष्य को कभी भी अपनी विश्वसनीयता नहीं खोनी चाहिए। तो हमें अपनी आशा अभिलाषा पूर्ण करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी विश्वसनीयता नहीं खोनी चाहिए समाज में कि मानव में कौन सी ऐसी चीज़ है जो विश्वास करने योग्य है। विश्वसनीयता मतलब मानव के जो गुण हैं वो नहीं होने छोड़ने चाहिए, वो हर हाल में उनके अंदर होना चाहिए। हमें प्रगति करनी चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरी करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मानव को विश्वसनीयता प्रदान करती हैं। आगे कहते हैं, शिल्प कला कुमुदों की माला वक्षस्थल की हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्पकला बच्चों हस्तकला होती है, हस्तकला को शिल्पकला कहते हैं। हस्तकला वो चीज़ें जो हाथों से तैयार की जाती हैं उसको हस्तकला कहते हैं। कुमुदों का मतलब होता है कमल, माला माने हार, वक्षस्थल का मतलब होता है सीने हृदय, और श्रृंगार का मतलब होता है सजावट। अभी भावार्थ देख लेंगे। शिल्प कला कुमुदों की माला वक्षस्थल की हार हो। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कमल रूपी माला को लोग हृदय से लगा के रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से
हम मनुष्य को शिल्प कला का अत्यधिक विकास करना चाहिए, शिल्प कला से अधिक लगाव करना चाहिए, हस्तकला से अत्यधिक प्रेम करना चाहिए और फूल फलों की हरी भरी यह धरती का श्रृंगार हो और पृथ्वी हमेशा फूलों से फलों से हमेशा सजी रहे। श्रृंगार फूलों से और फलों से पृथ्वी का श्रृंगार होता रहे, सजावट होती रहे, मतलब हमेशा सजी रहे। आगे है, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। आगे कहते हैं कि हमारा विज्ञान प्रगतिशील होना चाहिए, अत्यधिक विकास होना चाहिए विज्ञान का, जिससे मानव अपने द्वारा तैयार किए यान माने अंतरिक्ष यान के द्वारा वह चंद्रलोक चंद्र ग्रह पर और मंगल ग्रह पर पहुंच सके। कहने का मतलब कि मनुष्य अपने विज्ञान को इतना विकसित करे कि वो असंभव से असंभव कार्य को संभव कर सके। कह रहे हैं कि मनुष्य अपने द्वारा तैयार किए अंतरिक्ष यान में बैठ करके चाहे वो चंद्र ग्रह पर पहुंच जाए या मंगल ग्रह पर पहुंच जाए, कहने का मतलब असंभव से असंभव कार्य कर ले, पर उसे ध्यान रखना चाहिए कि अपने द्वारा विकास किए गए विज्ञान का प्रयोग जो है विध्वंसक, विनाशक माने विध्वंसक शस्त्रों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को विकास करना चाहिए, सही दिशा में करना चाहिए। विध्वंसक शस्त्रों का, विध्वंसक अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका विकास नहीं करना चाहिए मनुष्य को। कहने का मतलब कवि कहते हैं कि हमें सही दिशा में अपना विकास करना चाहिए, गलत दिशा में विकास नहीं करना चाहिए। आगे देखो बच्चों, सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढकती सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता अखती। यहाँ सदाचार का, सदाचार माने एक नैतिक मूल्य। तो कवि बता रहे हैं कि मनुष्य को नैतिक मूल्यों को धारण करना चाहिए। मनुष्य को अपनी नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। उसके जो सदाचार और के गुण, सदाचार के गुण हैं और उसके साथ साथ, उन गुणों के साथ साथ मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए और नैतिकता से परिपूर्ण होते हुए उसे अपनी पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य की नैतिकता, सदाचार और पवित्रता उसके गुण होने चाहिए और उस सदाचार और पवित्रता के गुणों से मनुष्य को परिपूर्ण होते हुए उसे ध्यान रखना चाहिए कि नैतिकता ही उसकी सुंदरता की परख होती है। तो मनुष्य की सुंदरता क्या है? उसके अंदर नैतिक गुण होने चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए और उसी से उसकी परख माने पहचान की जानी चाहिए। तो कवि यहाँ पर बता रहे हैं बच्चों कि मनुष्य की नैतिकता से परख होनी चाहिए, नैतिकता उसकी परख करती है, इसलिए नैतिक मूल्य से मनुष्य को परिपूर्ण होना चाहिए। और वो नैतिक मूल्य क्या है? सदाचार और पवित्रता। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। प्रतिभावान व्यक्ति को प्रतिभावान होना चाहिए और मेधा मतलब विद्वान,
और मानवता का मतलब मानवीय व्यवहार। तो कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य को प्रतिभावान बुद्धिमान होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रतिभावान और विद्वान होते हुए भी मानव को मानवीय व्यवहार अपनाना चाहिए, क्योंकि मानव को मानवीय व्यवहारों से परिचय किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है, क्योंकि मानव व्यवहार ही मानव का परिचायक होता है। इसलिए व्यक्ति को प्रतिभावान बनना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसे मानवीय व्यवहार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की परख जो है मानवीय व्यवहारों से की जाती है। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि मानव को अपनी बुद्धि, अपनी प्रतिभा को विकसित करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसे अपनी मानव व्यवहार को भी अपनाना चाहिए। मानव व्यवहार कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मानव व्यवहार से ही उसकी परख होती है, मनुष्य की परिचायक होता है मानव व्यवहार। आगे देखिए बच्चों, आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा, व्यक्ति की जो आत्मा होती है वह आवृत्ति का मतलब होता है ढक्कन, ढकी हुई होती है, और स्नेह रूपी परिधान माने वस्त्र से। तो मनुष्य की आत्मा जो है ऐसा परिधान रूपी होना चाहिए, ऐसा वस्त्र धारण करना चाहिए जो कि स्नेह रूपी हो। कहने का मतलब कि व्यक्ति को के अंदर स्नेह रूपी भाव होना चाहिए, दूसरे के प्रति व्यक्ति को स्नेह करना चाहिए, उसकी आत्मा में स्नेह का भंडार होना चाहिए। और अंत में कवि कहते हैं, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान। वसुधा माने पृथ्वी, जयगान माने गुणगान, अर्चना माने पूजा पाठ। कह रहे हैं कि हमें ऐसी रत्नमयी पृथ्वी वसुंधरा का जयगान करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, उसकी अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी हम रत्न देती, हमें अमूल्य चीज़ें देती हैं जो कि कोई नहीं देती है। तो ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ से क्या सीख मिलती है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे अंदर। पहली बात, इन्होंने संक्षिप्त में कवि ने बता दिया कि विज्ञान और ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो वसुधा का उत्थान के लिए होना चाहिए। आशाएं अभिलाषाएं होनी चाहिए, उसकी पूरी होनी चाहिए, लेकिन मनुष्य की विश्वसनीयता नहीं खोनी चाहिए, दूसरा गुण। तीसरा, उन्होंने बताया कि शिल्प कला से अधिक प्रेम करना चाहिए, और शिल्प कला के साथ साथ धन धान्य से, फूलों फलों से पृथ्वी श्रृंगार होना चाहिए। पृथ्वी का हमारा विकास अत्यधिक होना चाहिए, असंभव से संभव कार्य हम कर सकें, लेकिन कभी भी विध्वंसक चीज़ों का उपयोग न करें, विनाशकारी चीज़ों का उपयोग न करें। अगली चीज़ उन्होंने बताया कि मानव की सुंदरता जो है उसके सदाचार में होती है, अच्छे आचरण में होती है, इसलिए आचरण अपनाना चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, प्रतिभा के क्षेत्र में हमें धनी होना चाहिए, परंतु मानव मूल्य को नहीं छोड़ना चाहिए। और कवि ने बताया कि हमारे अंदर स्नेह रूपी ज्ञान होना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति, और ये सारे गुणों का जो है इस पाठ के माध्यम से कवि जो है उल्लेख किया है, और हमें आपको इस सिखाने का प्रयास किया है कि इस तरह से हमें पृथ्वी के आंगन में, पृथ्वी पर हमें महकना चाहिए।
कहने का मतलब अपने कर्मों को इस तरह से करना चाहिए जिससे पृथ्वी का विकास हो, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण धरा का विकास हो। उस तरह से जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह है, यह इस मूल मंत्र को ध्यान में रख करके हमें कोई कार्य करना चाहिए जिससे पूरी पृथ्वी का कल्याण हो, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का कल्याण हो, और कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो कि पृथ्वी के विनाश में योगदान करे। ये पाठ बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है।